प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपनी सीरीज चल रही थी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट, और हम लोग आज इस सेशन में बात करेंगे परीक्षा हुई थी 2022 के अंदर ग्रुप डी प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें इंडियन पॉलिटी या फिर मैं बात करूं भारतीय राज्योत्सव से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उनका संपूर्ण 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास गवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। सीधे बात करते हैं मेरे साथियों पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न था मेरे साथियों, भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सी विशेषता है जो निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है? भारत के संविधान की उद्देशिका या फिर मैं बात करूं प्रस्तावना, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता है जो निर्वाचित राष्ट्रपति या फिर इलेक्टेड प्रेसिडेंट की बात करती है? ऑप्शन ए कह रहा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन बी कह रहा समाजवादी, ऑप्शन सी कह रहा पंथ निरपेक्ष, या फिर ऑप्शन डी कह रहा गणराज्य। फटाफट से कमेंट करके बताइए, सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों गणराज्य। गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है? ध्यान रखना, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख जो कि निर्वाचित होगा, ऐसा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ। और ये सब किसको दर्शाता है? गणराज्य शब्द निर्वाचित राष्ट्रपति को दर्शाता है। जैसे मेरे साथियों बात करें ब्रिटेन या फिर जापान की, तो वहां पर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राजा होता है। संवैधानिक प्रमुख वहां पर राजा होता है और वंशानुगत होता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। जबकि भारत का सर्वोच्च शासनाध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत नहीं होकर के क्या होता है? निर्वाचित होता है। और सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति होता है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना में भारतीय शासन की प्रकृति बतलाई गई है। किस प्रकार की भारतीय शासन की प्रकृति है? तो ध्यान रखना, प्रस्तावना की पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि भारत 5 प्रकार की शासन पद्धति प्रस्तावना में दिखलाता है, अपन कह सकते हैं निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करें तो भारत अपने आंतरिक मामलों में क्या है? भारत अपने आंतरिक मामलों और आंतरिक मामलों में है आपके सर्वोच्च, जबकि बाहरी मामलों, बाहरी मामलों में है आपके स्वतंत्र। अगर बात करें कि भारत के अपने आंतरिक मामलों की बात करें तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, भारत में किस प्रकार के शासन के प्रारूप होंगे, ऐसा डिसीजन लेने में भारत अपना में क्या है? संपूर्ण है। या फिर बाहरी देशों के साथ में, किस देश के साथ में संधि करनी है, किस देश के साथ में समझौता करना है, किस देश के साथ में युद्ध करना है, ये डिसीजन कौन लेगा? भारत खुद लेगा। तो अपन कह सकते हैं भारत अपने मामलों में आंतरिक या फिर बाहरी मामलों में क्या है? संप्रभु है, सोवरजीन है। बात करें समाजवादी, तो मेरे साथियों ध्यान रखना, संविधान की मूल प्रस्तावनाओं में समाजवादी शब्द नहीं था। संविधान की मूल प्रस्तावनाओं में समाजवादी शब्द नहीं था। मान लीजिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और ये हुआ था 1976 के अंदर। इस समय 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। समाजवाद से क्या तात्पर्य होता है मेरे साथियों? ध्यान रखना, समाजवादी एक विचारधारा है। समाजवादी क्या है? एक विचारधारा है। और बात करें अपन भारत में किस प्रकार का समाजवाद है, ध्यान रखना, मिश्रित लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत के अंदर, जो कि गांधी जी और नेहरू जी के विचारों से प्रभावित है या फिर प्रेरित है। समाजवाद की बात करें तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के अंदर पद, प्रतिष्ठा व आय के आधार पर जो असमानता है या फिर अमीर और गरीब की जो खाई चौड़ी हुई है, उसको मिटाने की बात करता है कौन? समाजवाद। बात करें मेरे साथियों पंथ निरपेक्षता की, तो ध्यान रखना, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है सेक्युलरिज्म या फिर अपन कह सकते हैं धर्म निरपेक्षता, यानी कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देता है, भारत सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करता है। यानी कि मैं बात कहूँ कि भारत भारत ऐसा कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म किसका होगा? जनता का होगा। ध्यान रखना मेरे साथियों, गणराज्य, गणराज्य से सीधा सीधा तात्पर्य है कि भारत का सर्वोच्च शासन अध्यक्ष है जो इलेक्टेड होगा या फिर निर्वाचित होगा। एक और विशेषता है लोकतंत्रात्मक, यानी कि भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। आप भली बात जानते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर अप्रत्यक्ष प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र प्रणाली है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली नहीं है भारत के अंदर, इस चीज का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों?
दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न कह रहा है आपके निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहे हैं? कौन है जो अधिकतम समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहे हैं? ऑप्शन ए कह रहा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी कह रहा GMC बालयोगी, या फिर बलराम जाखड़, या फिर हुक्म सिंह। सर्वाधिक समय तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, और अनुच्छेद है मेरे साथियों 93 आर्टिकल में लोकसभा अध्यक्ष की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? लोकसभा अध्यक्ष की। ऐसा साफ साफ शब्दों में उल्लेखित है कि नई लोकसभा की बैठक के समय लोकसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। ऐसा कहां पर उल्लेख है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 के अंदर ऐसा उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना मेरे साथियों, सर्वाधिक समय की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगी मेरे साथियों सी सही, बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ साहब जो कि 1980 से लेकर के 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे, यानी सर्वाधिक समय तक रहे। बात करें मेरे साथियों नीलम संजीव रेड्डी की, नीलम संजीव रेड्डी जी लोकसभा अध्यक्ष के बाद में बने थे मेरे साथियों भारत के राष्ट्रपति। क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे, उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति भी बने थे। GMC बालयोगी की बात करें तो मेरे साथियों ध्यान रखना 2 बार लोकसभा की कह रहे हैं अध्यक्ष। और ध्यान रखना हुकुम सिंह की बात करें तो तीसरी लोकसभा और तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष, और तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना मेरे साथियों हुकुम सिंह थे। आगे बात करें, अक्सर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आता है कि लोकसभा अध्यक्ष को क्रमानुसार जमाना है, यानी कि पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना मेरे साथियों लोकसभा अध्यक्ष, और एक शानदार वाली ट्रिक है, इनके ऊपर आप 7 स्टार लगा लीजिए। यहाँ से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ट्रेंड बन गया है कि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है क्रमानुसार जमाने वाला। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात करो तो ध्यान रखना मेरे साथियों पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष थे आपके गणेश वासुदेव। कौन थे? फटाफट से कमेंट करके बताए। गणेश वासुदेव GV मावलंकर। उसके बाद में ध्यान रखना मेरे साथियों कुछ समय के लिए ये आपके MAS आयंगर साहब क्या बने थे? लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखना मेरे साथियों पहले लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर साहब के विरुद्ध आया था लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव। दूसरी लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो दूसरी लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? MAS आयंगर साहब क्या बने थे? दूसरी लोकसभा में अध्यक्ष बने थे। पहले लोकसभा में शुरुआत के अंदर GV मावलंकर साहब अध्यक्ष बने थे, उसके बाद कुछ समय के लिए MAS आयंगर साहब अध्यक्ष बने थे। और बात करें दूसरी लोकसभा के प्रारंभ में अध्यक्ष कौन बने थे? तो MAS आयंगर या फिर अनंत श्यानम आयंगर लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष की बात करो तो ध्यान रखना मेरे साथियों तीसरी लोकसभा अध्यक्ष बने थे आपके हुकुम सिंह। चौथी लोकसभा और चौथी लोकसभा अध्यक्ष की बात करो तो ध्यान रखना मेरे साथियों अध्यक्ष बने थे जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी साहब, जो कि 2 बार तो लोकसभा के अध्यक्ष रहे और उनके बाद में भारत के राष्ट्रपति का पद भी सुशोभित किया था। उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी के बाद में चौथी लोकसभा में कुछ समय के लिए आपके अध्यक्ष बने थे गुरुदयाल सिंह ढिल्लों। कौन बने थे? गुरुदयाल सिंह ढिल्लों। जबकि 5वीं लोकसभा के प्रारंभ में बने थे लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लों। गुरुदयाल सिंह ढिल्लों साहब 5वीं लोकसभा के प्रारंभ में अध्यक्ष बने थे, जबकि चौथी लोकसभा के बाद में अपन कह सकते हैं अंत में लोकसभा अध्यक्ष बने थे। 5वीं लोकसभा में गुरुदयाल सिंह ढिल्लों अध्यक्ष बने थे प्रारंभ में, उसके थोड़े समय बाद थोड़े समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष रहे थे मेरे साथियों। ध्यान रखना बलीराम भगत। कौन रहे थे? बलीराम भगत भी 5वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। छठी लोकसभा की बात करें तो एक बार फिर से आपके नीलम संजीव रेड्डी साहब छठी लोकसभा में अध्यक्ष बने थे। उसके छठी लोकसभा में थोड़े समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष रहे थे आपके KS हेगड़े जी। बात करें मेरे साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 7वीं और 8वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष रहे थे मेरे साथियों बलराम जाखड़ साहब। बलराम जाखड़ साहब। और सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे? बलराम जाखड़। बात करें नवी लोकसभा और ध्यान रखना नवी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष रहे थे रवि राय। कई बार इनको रवि रे भी लिख दिया जाता है। नवी लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष बने थे रवि राय। जबकि बात करें 10वीं लोकसभा और 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे मेरे साथियों शिवराज V पाटिल साहब 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। 11वीं लोकसभा और 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे मेरे साथियों संगमा। और संगमा जी का पूरा नाम की बात करें
तो पी ए संगमा साहब। 12वीं और 13वीं, 12वीं व 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे मेरे साथियों जीएमसी बालयोगी। 12वीं और 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। 13वीं लोकसभा में थोड़े समय के लिए अध्यक्ष ये भी रहे थे, जिनका नाम है मेरे साथियों मनोहर गजेंद्र जोशी जी भी थोड़े समय के लिए क्या रहते, लोकसभा अध्यक्ष रहते। 14वीं लोकसभा और 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे मेरे साथियों सोमनाथ चटर्जी। कौन रहे थे? सोमनाथ चटर्जी। जबकि बात करें 15वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे आपके मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। बात करें मेरे साथियों 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष, तो ध्यान रखना भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष, जिनका नाम है आपके सुमित्रा महाजन। और बात करें मेरे साथियों 17वीं वे जो वर्तमान में चल रही 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है। बात करें मेरे साथियों ओम बिरला जी की, तो व्यक्तिगत रूप से तो अपन बात करें तो व्यक्तिगत रूप से मेरे साथियों है आपके ये 17वें। व्यक्तिक्रम में तो आपके व्यक्तिक्रम में तो है 17वें। और पदक्रम में बात करें, पदक्रम तो ध्यान रखना पदक्रम में आपके 23वें। यानी कि कोई न कोई व्यक्ति ने अभी तक वर्तमान तक 18वीं लोकसभा तक यानी कि 23 बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए। जबकि व्यक्तियों की बात करें तो 17 व्यक्ति अब तक लोकसभा अध्यक्ष बने। प्यारे साथियों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी ना तो इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि 7 स्टार लगाए मैंने। यानी कि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं, कर्मानुसार जमाना वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना, एक दो बार आप जोर जोर से पढ़ना। ऐसे पढ़ेंगे, वासुदेव आए आए हुक्म, रेड्डी गुरु गुरु भगत, रेड्डी हेंगड़े बल बल। ये स्क्वायर का मतलब है आपके 2 बार आए थे और सर्वाधिक समय तक रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद रवि राय, शिवराज संगमा, बालयोगी, सोमनाथ, मीरा, सुमित्रा और वर्तमान समय में आपके ओम बिरला जी। प्यारे साथियों, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, भारत में लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही है? सही कथन कौन से हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है। बिल्कुल एक लोक सेवा आयोग की बात करता है भारतीय संविधान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत संविधान उन राज्यों के अनुरोधित समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसे हम लोग कहते हैं JPSC, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान भी करता है जी, बिल्कुल करता है। और बात करें ऑप्शन सी, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के संबंधित राज्यपाल द्वारा की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे साथियों गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए, ये आपके राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। तो किसके द्वारा की जाती है मेरे साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? टेक्निकल एरर आ गया है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपके गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण कर रहे हैं। ये बात हो रही वापस JPSC, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो ध्यान रखना, JPSC के सदस्य 6 वर्ष की जगह 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष नहीं है मेरे साथियों, ध्यान रखना 62 वर्ष। कितने वर्ष है? 62 वर्ष। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके? 62 वर्ष आपके सही हो जाएगा। जबकि बात करें मेरे साथियों UPSC, तो UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान रखना 6 वर्ष या फिर आपके 65 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 6 या फिर 65 वर्ष। तो ऑप्शन डी भी है जो आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपके इसमें ऑप्शन ए और बी सही है। क्या है? ऑप्शन ए और बी सही है, यानी कि मैं कहूँ ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य, तो 62 वर्ष या फिर 6 वर्ष। जबकि बात करें SPSC,
ध्यान रखना मेरे साथियों, SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके सदस्य भी कितने 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। ध्यान रखना मेरे साथियों, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के मामले में संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। तब तक हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। मंत्रिमंडल के बारे में आपको गलत कथन बताना है, कौन सा कथन है जो गलत है। मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं, बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल के किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर ही जाते हैं, बिल्कुल भाई साहब निमंत्रित होने पर ही जाते हैं। उप मंत्री मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। एक मंत्री को चाहे वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य हो या नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑप्शन डी है जो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है जो आपके गलत हो जाएगा। एक मंत्री को चाहे संसद के किसी भी सदन, देखिए यहाँ बात हो रही किसी भी सदन की, तो ये आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की बात करें मेरे साथियों, अनुच्छेद और अनुच्छेद बात करते हैं मेरे साथियों 88 में मंत्रियों के विशेष अधिकार है। क्या है? मंत्रियों और मंत्रियों के विशेषाधिकार है। क्या है? विशेषाधिकार। और मंत्रियों के विशेषाधिकार की बात करें तो ध्यान रखना मेरे साथियों, कौन कौन से विशेषाधिकार है। तो ध्यान रखना, मंत्री संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बैठक में भाग, बैठक या फिर कार्यवाही, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। और ध्यान रखना मेरे साथियों, क्या कर सकते हैं? संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं। संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि मत उसी सदन में देंगे जिस सदन के वो सदस्य। मान लो लोकसभा के सदस्य है तो मत है जो लोकसभा में ही देंगे, जबकि राज्यसभा के सदस्य है तो मत है केवल और केवल राज्यसभा में ही देंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिनिस्टर प्रणाली, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली और वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का संबंध किससे है? अध्यक्षात्मक प्रणाली से, संसदीय प्रणाली से, गणतंत्र प्रणाली से या फिर संघ प्रणाली से? सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन बी, संसदीय प्रणाली से। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली किसकी देन है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, देन है आपके ब्रिटेन की। किसकी देन है? ब्रिटेन की। इसी वेस्टमिनिस्टर प्रणाली को कहा जाता है प्रधानमंत्री सरकार। क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री सरकार। इसी को कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना, उत्तरदायी सरकार। क्या कहा जाता है? उत्तरदायी सरकार। और इसी को कहा जाता है, ध्यान रखना, कैबिनेट सरकार। क्या कहा जाता है? कैबिनेट सरकार। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, आज हमने सॉल्यूशन किया था 2022 ग्रुप डी आरपीसी स्कूल वैकेटर से संबंधित जो भी 5 क्वेश्चन आए थे भारतीय राज्य व्यवस्था, उनका हम लोगों ने 360 डिग्री एनालिसिस किया। अगर मेरे साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें। और एक चीज और ध्यान रखना, इससे पहले जो भी आरपीसी स्कूल वैकेटर के पेपर हो चुके हैं और हम लोगों ने इस सीरीज के तहत जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उनको ध्यानपूर्वक एक दो बार जरूर पढ़ लेना। क्योंकि मेरे साथियों एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर पहले आए हुए पर्सन जिन्हें हम क्या कहते हैं, PYQ कहते हैं। क्या कहते हैं? PYQ कहते हैं। इन्हीं को आधार मान के आने वाले अपकमिंग एग्जाम के अंदर पेपर बनाता है। तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए उन वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।